हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपके लिए लेके आए एक टॉप T30 सीरीज जिसमें हमने टॉप 30 कंसेप्ट्स रखे हैं आपके अपकमिंग केमिस्ट्री जेईई मेंस के एग्जाम के लिए। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस सच एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, असर्शन, रीजन एंड स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। कैसे हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को विद एक्यूरेसी एंड विद स्पीड ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रिसाइजली उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला जाए, ये सब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेट्स गो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज द सीक्वेंस ATGCTTCA, सीक्वेंस ऑफ द बेसेस इन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इज। ठीक है, तो देखिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो हमको ATG और C जो हमें गिवन है वो है क्या। ठीक है, हमारा जो A है बेटा वो हमको बताता है एडेनाइन के बारे में। ठीक है, T जो है वो हमको बताता है, T जो है हमको बताएगा बेटा थायमीन के बारे में। G है हमारा यहाँ पे गुनाइन, और C जो है हमारा वो है यहाँ पे बेटा साइटोसिन। ठीक है, अब जो A है वो T के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ रहता है, एंड G जो है वो ट्रिपल रहता है C के साथ, साइटोसिन के साथ। ठीक है, या फिर हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि T जो है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ रहता है A के साथ, और C जो है वो ट्रिपल के साथ रहता है G के साथ। हमें जो यहाँ पे गिवन है वो गिवन क्या है बेटा, A T G C T T C एंड A। ठीक है, तो A जो है वो किसके साथ रहेगा, T के साथ, T जो है A के साथ, G C के साथ, C G के साथ, T A के साथ, A के साथ, C जो है G के साथ, और A जो है वो T के साथ। हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में दो, यहाँ पे आ जाएंगे आपके तीन, सॉरी दो ही आएंगे, दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे भी तीन, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, और यहाँ पे भी दो। तो इस तरीके का हमको कुछ पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो पैटर्न है हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन है, असर्शन की बात करते हैं, असर्शन रीजन टाइप ये क्वेश्चन है। तो पहले समझ लेते हैं कि असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं। देखिए, असर्शन राइट है, रीजन सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। असर्शन सही है, रीजन सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है, और असर्शन आपका रॉन्ग है और रीजन राइट है। इस तरीके से कुछ आपको एग्जांपल यहाँ पे जो ऑप्शंस रहेंगे वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है हमारा वो कहता है, हेलो एल्केन रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड एज अ मेन प्रोडक्ट, व्हाइल विद AgCN फॉर्म आइसोसाइनाइड एज अ मेन प्रोडक्ट। ठीक है, KCN और AgCN बोथ आर हाईली आयोनिक कंपाउंड। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, समझते हैं। KCN जो है वो कैसा कंपाउंड है आपका, आयोनिक, ये बात आप ध्यान रखिए। और जो AgCN है आपका वो कैसा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है। क्लियर। अब AgCN कोवेलेंट कंपाउंड है, यानी कि जो आपका रीजन है वो गलत हो गया, आंसर हमको यहाँ पे मिल चुका है। हमारा आंसर यहाँ पे है ये वाला ऑप्शन, जिसमें असर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीजन जो है वो पूरा क्या है, गलत है, क्योंकि दोनों ही इसने क्या दे रखे हैं आपको, आयोनिक दे रखे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब अगर KCN की बात करते हैं बेटा, तो ऐसे केस में जब भी हम इसके RX के साथ रिएक्शन कराएंगे, KCN की हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, RX के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ऐसे केस में जो चार्जेस आने वाले या बॉन्ड क्लीवेज होने वाला है वो K और C के बीच में होगा, आयोनिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, और इस तरीके से जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा RCN। लेकिन वहीं अगर हम बात करें AgCN के बारे में,
तो ऐसे केस में जो बॉन्ड क्लीवेज है वो यहाँ पर इधर से नहीं होने वाला है, यहाँ से कोई भी बॉन्ड क्लीवेज नहीं होने वाला है। ये डायरेक्ट जो यहाँ पे अटैक करता था वो सी करता था KCN के केस में, बट यहाँ पे जो अटैक कर रहा है वो कौन कर रहा है, एन अटैक करेगा, और इस बार जो आपका प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा RNC। तो असर्शन तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया है, रीजन लेकिन यहाँ पे पूरा रॉन्ग है, तो आपको ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, इन एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 shows ऑक्सीडाइजिंग एक्शन एज रिप्रेजेंटेड इन द हाफ सेल। एक हाफ सेल रिएक्शन आपको दे रखी है, उसके अंदर Cr2O7 जो है या K2Cr2O7 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिखा रहा है, यानी कि खुद वो क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। और जब भी ऐसी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें आपको कुछ वेरिएबल्स दे रखे होते हैं, और वेरिएबल्स का ही आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आंसर करना होता है। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन में x, y, z और a का वैल्यू हमको बताना है। अब देखिए K2Cr2, जैसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। Cr2O7 2 माइनस प्लस H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 प्लस H2। ठीक है, अब K2Cr2O7 जैसे रिड्यूस होगा वो होगा Cr+3 में। Cr+3 में जैसे ये रिड्यूस होगा बेटा, तो ऐसे केस में आपका ये दोनों ऑप्शन तो हो गए गलत, दो ही ऑप्शन आपके पास बचे हैं। और जल्दी करने के केस में, एक्यूरेसी के साथ, स्पीड के साथ करने के केस में, यहाँ देखिएगा आप कि आपको अगर O को बैलेंस करना है तो 7O चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, 7 लगाऊंगा। कितना हाइड्रोजन हुआ, 14 हुआ, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 14 लगा दूंगा। अब आप कंपैरिजन कीजिए कि Z का वैल्यू जो है आपका वो 7 आना चाहिए और X का वैल्यू जो है आपका 14 आना चाहिए। A की जगह आपके पास होना चाहिए Cr3+। ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। देखिए डिसप्रपोर्शन रिएक्शन की अगर कभी भी बात होगी तो वो समझना कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट क्या कर रहा हो, ऑक्सीडेशन भी कर रहा हो और साथ के साथ रिडक्शन भी, मतलब एक ही प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और साथ के साथ क्या हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो। ऐसे केस में हम उस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें तो Cu+2 में जा रहा है और Cu में जा रहा है। अब Cu+ अगर Cu में चला गया तो यहाँ तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, इस केस में यहाँ पे क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो ये चीज क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। अगर Cu+2 में चला गया तो ऐसे केस में एक और इलेक्ट्रॉन उससे चला गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब एक ही प्रोडक्ट का आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों देखने को मिले तो वो चीज क्या है, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है। तो आपका ए आंसर तो करेक्ट हो गया। ए आंसर करेक्ट होने की वजह से एक ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो जाता है, दैट इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। MnO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस MnO4 माइनस प्लस MnO2 प्लस 2H2O। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए MnO4 2 माइनस MnO4 माइनस में चेंज हो रहा है और MnO2 में चेंज हो रहा है। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो X -8 -2। ठीक है, X का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, +6। वहीं इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो X -8 -1, X का मेरे पास जो वैल्यू आया वो है +7। इधर मेरे पास डायरेक्टली वैल्यू X का आ जाएगा +4। तो देखिए +6 से एक बार तो +7 में जाना और दूसरी बार किस में जाना, +4 में जाना। तो +6 से +7 में गया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, क्या है ये, ऑक्सीडेशन। और +6 से +4 में गया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ये क्या है, रिडक्शन। यानी एक ही प्रोडक्ट का आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिल रहा है, तो बी भी आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे डिसप्रपोर्शन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो बी जिसमें नहीं है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका एलिमिनेट। क्लियर, तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट कर चुके हैं हम, दो ही ऑप्शन आपके बचे हैं, या तो ए और बी ही होगा सिर्फ, या फिर AB-C होगा। तो अपने को अब सिर्फ सी चेक करना है। सी के बारे में हम चेक कर लेते हैं। KMnO2 KMnO4 K2 MnO4 प्लस MnO2 और O2। ठीक है, तो KMnO4 की अगर हम बात करें, KMnO4 की हम बात करें तो ऐसे केस में +1 प्लस
x इसको कंसिडर कर लेते हैं, इसको -8 कंसिडर कर लेते हैं और ये हो गया 0। x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो वो आएगी बेटा +7। ठीक है, उधर मैं बात करूँ किसकी, K2MnO4 की। ऐसे केस में 2 + x - 8 = 0, तो आपका हो गया बेटा ये x = +6। और तीसरा है MnO2, तो ऐसे केस में x की वैल्यू डायरेक्टली कितने आ जाएगी, +4। अब देखिए +7 से पहले तो वो +6 और फिर उसके बाद +4 में जा रहा है, +7 से +4 में जा रहा है, गेन हुआ है, +7 से +6 में जाए, यहाँ भी गेन हुआ है, तो दोनों ही तरफ से रिडक्शन ही हुआ है, ऑक्सीडेशन आपको देखने को नहीं मिलता है, तो सी अपना यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं है। एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, दैट इज A एंड B ओनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। इन केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज द साइज ऑफ F - Ne and Na इज अफेक्टेड बाय। देखिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या रहने वाले हैं, आपके सेम रहने वाले। क्लियर हुई ये बात। तो ऐसे केस में आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि बेस्ट ऑप्शन क्या है जो अफेक्ट करता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, नन ऑफ द फैक्टर बिकॉज देयर साइज इज सेम। देखो साइज तो सेम नहीं होगी, साइज आपकी यहाँ पे सेम नहीं होगी। एनाइन की साइज सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, फिर न्यूट्रल की साइज होती है और फिर किसकी होती है बेटा, कैटाइन की साइज होती है, अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर उनमें क्या है, सेम। क्लियर। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन द आउटर ऑर्बिटल्स, और आपके पास एक ऑप्शन दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। देखो जो साइज डिफरेंस आया है, जो भी साइज के अंदर यहाँ पे डिफरेंस आया है वो किस वजह से आया है, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज उनका डिफरेंट है, इसलिए उनके साइज में क्या आया है, डिफरेंस आया है। ऑल दो इलेक्ट्रॉन तो क्या है उसमें सेम है। तो बेस्ट ऑप्शन जो यहाँ है चारों के अंदर वो कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द wave particle duality of matter by de Broglie, which of the following graph plot present most appropriate relationship between wavelength of electron lambda and moment of electron p। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एक रिलेशन आपको सभी को पता होगा जिसने भी वेवलेंथ पार्टिकल ड्यूलिटी ऑफ मैटर पढ़ा है। एक छोटा सा रिलेशन है कि आपका जो लैम्डा होता है वो होता है H/P के बराबर, यानी कि अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो H जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, P के। अगर मैं लैम्डा को बढ़ाऊंगा तो अल्टीमेटली P को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। तो ऐसे केस में दो ऑप्शन तो आपके यहाँ पे गलत हो चुके हैं कि लैम्डा के साथ P बढ़ रहा है या P के साथ लैम्डा बढ़ रहा है, तो ये दो ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग जो लैम्डा और P का प्रोडक्ट है वो H के बराबर आना चाहिए, यानी एक कांस्टेंट आना चाहिए। आपका यहाँ पे क्या है वो चीज़, एक कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में जो भी ग्राफ आपका बनता है वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनता है। तो यानी अपने पास अभी दो ऑप्शन है, लेकिन दो ऑप्शन में ध्यान से देखिएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है कि लैम्डा 1/P का ग्राफ है। तो लैम्डा 1/P का ग्राफ तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बनेगा। अल्टीमेटली एक ऑप्शन बचा है, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए हैं, और इसके लिए ये वाला ग्राफ क्या होता है, रॉन्ग होता है। क्लियर। तो ऐसे केस में जब कोई भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो आपका हमेशा कौन सा ग्राफ जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टेटमेंट टाइप। ठीक है, इसमें भी उसी तरीके का है असर्शन जैसा कि स्टेटमेंट जो है आपके फर्स्ट और सेकंड, या तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं या दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हैं, रॉन्ग हैं। एक स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, एक रॉन्ग है, या फिर एक रॉन्ग है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है और दूसरा क्या है, करेक्ट है। कुछ इस तरीके से आपको चार वेरिएशन, चार ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। अ सॉल्यूशन ऑफ NiH2O होल 6+2 इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, कलर आ रहा है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट है अ सॉल्यूशन ऑफ NiCN होल 4 2- इज कलरलेस। ठीक है, देखिए बात करते हैं बेटा इनके लिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपने को क्या सेम दे रखा है, Ni जो है वो सेम दे रखा है। अगर मैं Ni के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालूं तो एक का आएगा +2 और दूसरे वाले का भी कितना आ रहा है, +2 ही आ रहा है। देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है तो जो चार्ज है वो डायरेक्ट Ni को मिल जाएगा,
और Cn के लिए अगर मैं सॉल्व करूँगा तो -4 इज इक्वल टू -2, तो ये ऐसे केस में भी क्या देगा, x की वैल्यू +2 देगा। तो दोनों ही केस में यहाँ पे Ni क्या है, +2 में ही आ रहा है। पर जो फ़र्क है आपके लिगेंड का, एक तरफ आपको वीक फील्ड लिगेंड दे रखा है और एक तरफ आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे रखा है। जब Ni+2 की बात होती है तो हमारे 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3D के अंदर हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? ठीक है, 1 2 3 और 4। अगर हम इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसमें भरेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड था इसलिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं होने वाली, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होने वाला है, डी ट्रांजिशन होने वाला है, जिससे आपको कलर शो होगा। तो स्टेटमेंट 1 तो आपका हो गया सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है उसको हम एक बार देख लेते हैं, वो क्या कहता है। इसके लिए भी हम सेम चीज करेंगे। इसमें भी हमारे पास क्या है, 3D8 है, 1 2 3 एंड 4। अब ऐसे केस में 3D8 को हमको इसके अंदर फिल करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ चुका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। और इस तरीके से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे क्या हो जाएंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो कलर होगा वो कैसा होगा, या इवन कलर ही नहीं होगा, क्या कहलाएगा, कलरलेस कहलाएगा, क्योंकि ये डायमैग्नेटिक नेचर का हो चुका है। और इससे पहले वाला कैसा था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक नेचर का था। क्लियर है हुई ये बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। पीएच असर्शन बोलता है PH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। ठीक है, असर्शन कह रहा है कि PH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कुछ लोअर है। ठीक है, रीजन आपको बोलता है इन लिक्विड स्टेट NH3 मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड थ्रू वैन डर वाल्स फोर्सेस बट PH3 मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये दो बातें आपको कही गई है यहाँ पे। ऑल्दो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सेकंड ऑप्शन है, दैट इज सेकंड जो रीजन है वो ये कह रहा है कि द रीजन एसोसिएटेड थ्रू वैन डर वाल्स फोर्सेस बट PH3 मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। PH3 एसोसिएट नहीं होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो रीजन यहाँ पे गलत है, आंसर हमको पता चल चुका है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक बताएंगे कि क्या है एग्जैक्टली। देखिए, NH3 और PH3 दोनों जो हैं हमारे पास, वो एसोसिएट नहीं होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी नहीं करते हैं, दोनों ही एसोसिएट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू नहीं होने वाले हैं। ठीक है बेटा, और दैट्स वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ PH3, जो बॉइलिंग पॉइंट आने वाला है PH3 का, वो लोअर आने वाला है किससे, NH3 से। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अब किस पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड लेंथ पे। बॉइलिंग पॉइंट अब डिपेंड करेगा किस पे, बॉन्ड लेंथ पे। जिसका बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ जिसका जितना ज्यादा होगा, वो उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ आपका किसका है, पीएच का है। बॉन्ड लेंथ पीएच का जितना ज़्यादा है वो उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, कम आएगा, किससे, NH3 से। तो यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन मिलता है, दैट इज रीजन इज करेक्ट एंड असर्शन इज रॉन्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। ओके, रिएक्शन है आपके सामने। आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ए और बी को आपको आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन के अंदर, जिसमें Cl2H न्यू मतलब आपको सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करवाना है। कहीं भी क्लोरीनेशन यहाँ पे नहीं होने वाला, सिर्फ एक पोजीशन के अलावा, दैट इज CH3 पे। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट तो आपका कंफर्म हो चुका है कि कहीं पूरी बेंजीन रिंग पे यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एक ही जगह आपको प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज CHCl2, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बेंजल क्लोराइड भी बोलते हैं, बेंजल क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आगे बात करें, जिस पे हमने क्या कर दिया है, इसका हाइड्रेशन करवा दिया है। हाइड्रेशन करने में जो बेंजल क्लोराइड है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा, CHO में चेंज होगा। यानी आपका अगला प्रोडक्ट भी आपको मिल चुका है। अगला प्रोडक्ट आपका है C बेंजीन, दैट इज CH।
ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल क्लोराइड का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करा देंगे यहाँ पे, ठीक है, वार्म वाटर के अंदर, तो ऐसे केस में ये क्या कहलाएगा, बेंजल्डिहाइड कहलाएगा। क्लियर है। अब ये दो ऑप्शन आपको देखने हैं, किसमें है ये दो ऑप्शन। मेनली अगर देखा जाए तो ये दो ऑप्शन आपके हैं ऑप्शन नंबर सेकंड के। ठीक है, कहीं और अटैक नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। जब भी HNO और Cl2 की प्रेजेंस होगी तो बेंजीन पे अटैक नहीं होने वाला, सीधा कहाँ अटैक होगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट अमीनो बेंजीन एंड एनिलीन आर सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड। अमीनो बेंजीन और एनिलीन जो है वो क्या सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं आपके। ठीक है, देख लेते हैं अमीनो बेंजीन और एनिलीन जो है वो कैसे बनते हैं, वो देखते हैं बेटा। ये जो कंपाउंड है आपका पर्टिकुलर, यही अमीनो बेंजीन कहलाता है और यही आपका क्या कहलाता है, एनिलीन कहलाता है। तो स्टेटमेंट 1 तो हो गया आपका करेक्ट। अमीनो बेंजीन एंड एनिलीन आर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो बात ही उल्टी कर दी। स्टेटमेंट 2 जो होता है वो हो जाता है आपका रॉन्ग, इनकरेक्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो है करेक्ट, स्टेटमेंट 2 जो है आपका यहाँ पे वो क्या है, रॉन्ग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलैप्टिक। देखो होमोलैप्टिक का मतलब समझना, जिसके अंदर क्या होता है, सेम टाइप ऑफ लिगेंड होता है। क्या होता है बेटा, सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स होते हैं। क्लियर है ये बात, यानी कि इस पर्टिकुलर 4 ऑप्शन में से सेम लिगेंड किस में लगे हुए हैं, एक ही तरीके के लिगेंड किस में लगे हुए हैं, दैट इज ऑप्शन 1 ओनली। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल मोस्ट इजीली बी अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रोफाइल से इजीली अटैक्ट हो जाएगा। देखो वो कंपाउंड जिसमें बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या हो जाए, बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बेंजीन की तरफ नीचे हो जाए। यानी कि कोई भी कंपाउंड जो उससे लगा हुआ है वो बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा हो, बेंजीन की तरफ क्या कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा हो। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बेंजीन की कौन बढ़ा रहा है यहाँ पे, चारों ऑप्शन में से कौन सी बढ़ा रहा है, ऑप्शन नंबर 4 जो आपका फिनोल है उसमें OH की वजह से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी किस पे बढ़ जाएगी, बेंजीन पे बढ़ जाएगी, और इस केस में आपका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। इन आयोनिक रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोसीड थ्रू। कोई भी आयोनिक रिएक्शन है, जब भी आयंस बनते हैं तो ऐसे केस में एक पॉजिटिव बनता है और एक नेगेटिव बनता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कभी भी बनेगा जब, हमेशा ध्यान रखिएगा कौन सा क्लीवेज है, कौन सा बॉन्ड क्लीवेज है, हेट्रो क्लीवेज है। रेडिकल बनते हैं तो हमारे पास कौन सा है, होमो है। अब इस केस में आपको आयंस बनाने, तो आयंस कभी भी बनेंगे तो कौन सा क्लीवेज होगा, हेट्रो क्लीवेज होगा। और यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज बी ओनली। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अरेंज द बॉन्ड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक करेक्टर। क्लियर। देखो अगर आपको आयोनिक करेक्टर को समझना है तो आयोनिक करेक्टर जो होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी बॉन्ड के बीच में या दो कंपाउंड के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, आयोनिक करेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे हमको किंग ऑफ एलिमेंट देखने को मिल रहा है दैट इज F। तो सबसे पहले तो हमारा LiF ही आने वाला है। सबसे पहले हमारा कौन आने वाला है बेटा, LiF ही आने वाला है। LiF ही ज़्यादा क्या होगा, सबसे आयोनिक करेक्टर शो करेगा। ठीक है, क्योंकि Li और F के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, बॉन्ड पोलैरिटी आ रही है। यानी कि अल्टीमेटली अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा मिलता है तो आयनिक करेक्टर भी ज़्यादा मिलेगा, साथ के साथ बॉन्ड पोलैरिटी भी ज़्यादा मिलेगी। अगला नंबर जो है आपका यहाँ पे वो है आपका ऑक्सीजन का। ठीक है, K2O। क्लियर। उसके बाद अच्छा एक चीज़ देखिए N2, क्योंकि वो दोनों क्या है, सेम एलिमेंट है, दोनों ही सेम एलिमेंट है, तो पॉलरिटी के चांसेस ही नहीं है, बहुत कम है। तो ऐसे केस में आप जो यहाँ आंसर देखने जाओगे वो आपको आंसर इजीली मिलने वाला है। यानी कि आपके दो ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो ही गए पूरी तरीके से, दो ही ऑप्शन आपके बच रहे हैं जिसमें LiF सबसे पहले है और N2 सबसे पहले है। अब N2 जो है आपका वो लास्ट ही लास्ट में क्यों आएगा, क्योंकि सेम एलिमेंट से बना हुआ है, तो बॉन्ड पॉलरिटी इसकी क्या रहेगी, सबसे कम रहेगी। क्लियर। फिर हम बात करते हैं किसकी बेटा, ClF3 की। किसकी बात करते हैं, ClF3 की। यानी अगला नंबर हमारा किसका है, ClF3 का। इसकी पोलरिटी भी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है किसके कंपैरिजन में, SO2 को। और लास्ट में कौन आ गया, सेकंड लास्ट में SO2 और लास्ट में आ गया आपका N2।
ऐसा कोई ऑप्शन आपको देखने को इसमें मिलेगा तो वो है ऑप्शन नंबर 3, जिसके अंदर N2 सबसे लास्ट में है ही, SO2 और ClF3 में ClF3 ज़्यादा आएगा क्योंकि उसकी बॉन्ड पोलरिटी क्या है, ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, वी हैव 3 aqueous solution of NaCl labeled as A, B and C with concentration 0.1, 0.01 molar or 0.001 molar. Clear? The want of factor I of these solution will be in order. Clear? चलिए, तो बेटा इसमें समझेंगे जो want of factor आपका होता है, जैसे want of factor जो है आपका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, कंसंट्रेशन, यानी कि अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कंसंट्रेशन जिसकी सबसे कम वांट ऑफ फैक्टर उसका सबसे ज़्यादा, कंसंट्रेशन जितनी कम वांट ऑफ फैक्टर उतना ही ज़्यादा। तो ऐसे कि इसमें सी का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर बी का होना चाहिए और फिर किसका होना चाहिए, ए का होना चाहिए। ऐसा जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो मिलता है ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ज़ेल्डाल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन CuSO4 एक्टिव्स। ठीक है, ज़ेल्डाल मेथड की अगर हम बात करेंगे तो ज़ेल्डाल मेथड के अंदर जो CuSO4 है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो ऐसे केस में आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज कैटेलाइटिक एजेंट, है ना। CuSO4 कैसे काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको देखना पड़ेगा, जो पर्टिकुलर मेथड्स हैं उनको एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा। जेईई मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आपको देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट है बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। पोटेशियम हाइड्रोजन पिथलेट इज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, इन दिस टाइट्रेशन फिनोप्थलीन कैन बी यूज्ड एज ए इंडिकेटर। तो देखो दो स्टेटमेंट आपको गिवन है, एक सही है एक गलत है या दोनों सही है वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो पोटेशियम हाइड्रोजन फिथलेट है बेटा, है ना, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है, प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों है, उसका रीजन क्या है, ये जो बात कह रहा है ये तो सही तो कह रहा है, पर इसका रीजन क्या है, कि इसका रीजन है क्योंकि ये क्या है, इकोनॉमिकल है। कैसा है, इकोनॉमिकल है। साथ के साथ इसकी कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। ठीक है, इकोनॉमिकल होने के साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन भी टाइम के साथ चेंज नहीं होती, इसलिए ये बेस्ट है हमारे लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के। इन दिस टाइट्रेशन फिनोप्थलीन, तो फिनोप्थलीन तो वैसे भी टाइट्रेशन में यूज होता ही है एज इंडिकेटर, ये हमने सीखा भी है क्लास 12 के प्रैक्टिकल्स में। ठीक है, तो आपके दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1 और सेकंड दोनों ही क्या है बेटा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें भी हम बहुत जल्दी आंसर निकालेंगे, देखिएगा। पर्टिकुलर अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको रिडक्शंस देखने को मिलेंगे कि रिडक्शन आपका हो रहा है। जैसे ये आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है, क्लेमेंसन रिडक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये डायरेक्ट रिडक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये आपका ग्रेनाड रिएजेंट से रिएक्शन कराई जा रही है RMGX की। क्लियर। अब यहाँ पे ऑप्शन जैसे हम डी को चेक करते हैं, तो डी को जब हमने चेक किया तो डी के लिए आपका जो CO है वो CO डायरेक्टली किसके अंदर चेंज हुआ है, CO जो है वो डायरेक्टली चेंज हो गया आपका अल्कोहल के अंदर। मतलब इस तरीके के वो इस कंपाउंड की बात करें तो ये कीटोन था, कीटोन अल्कोहल में चला, कीटोन जब अल्कोहल में चला गया तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, यहाँ पे रिडक्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़े हैं, गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है तो रिडक्शन हुआ है। तो जब कीटोन आपका किस में गया, अल्कोहल में गया, तो कंफर्म रिडक्शन हुआ है, यानी डी का आपका ऑप्शन होना चाहिए थर्ड। तो डी का ऑप्शन थर्ड होना चाहिए। देखिए डी का ऑप्शन एक ही में थर्ड है, यानी कि आपका सेकंड जो है वो आंसर है। चेक भी कर लेते हैं इसको एक बार, कि किसी को अगर ये डाउट हो कि नहीं सर ऐसा कैसे निकलेगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं। सी के लिए आप चेक कीजिए, सी जो है आपका एल्डिहाइड, यहाँ पे जो वो आपका C6H5OH CH3, यानी कि एक CH3 और एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी 1 होना चाहिए इसका, क्योंकि ग्रेनाड रिएजेंट में वो CH3 आपका आके लगेगा, तो सी का 1 हो गया है। क्लियर। बी के लिए हम चेक कर लेते हैं, C6H5CO C6H5CH2। देखो CO जो चीज़ है, जो पर्टिकुलर आपका CO है, या इस तरीके से हम लिख देते हैं ऐसे, ये जो पर्टिकुलर CO है ये किस में चेंज हो जाता है, CH2 में चेंज हो जाता है। ये क्लेमेंसन रिडक्शन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो बी का हो गया आपका सेकंड, और ए का CH3CH2 होल 5 COO C2H5। ठीक है, CH3CH2 CHO,
ये जो है आपका क्या है बेटा, डिबाल H और H2O, फर्दर H2 के साथ हम रिएक्शन कराएंगे और ये पर्टिकुलर हमको एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ए का हो गया 4, तो आपका जो ऑप्शन सेकंड है वो क्या हो गया, यहाँ करेक्ट आंसर हो गया। तो कोशिश करो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो कोई एक ऑप्शन आप पकड़ के बाकी को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। ठीक है, अब कोई भी एडियाबेटिक कंडीशन होती है ना, तो उसके लिए आपके पास 3 चीजें हैं। जैसे आपका Q जो है वो होना चाहिए 0, डेल्टा T जो है वो होना चाहिए 0, और जो वर्क डन है W जो है वो होना चाहिए आपके पास 0। और इस पर्टिकुलर ऑप्शन में अगर चेक किया जाए तो आपको एक ही ऑप्शन आंसर देखने को मिल सकता है, जो कि क्या है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। द NH2 ग्रुप इन एलेनिन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टरी एंड ए पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप। जो NH2 ग्रुप है एनेलिन के केस में, ठीक है, वो बना देते हैं एक बार एनेलिन हम। ये इस चीज की बात कर रहा है, NH2 ग्रुप जो है वो क्या है, पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है आपका। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जैसे कि एल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं देता। 2 स्टेटमेंट आपको यहाँ पे गिवन है, और ये तो कंफर्म हो गया कि एक ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ये ग्रुप है, दूसरा साथ के साथ ये पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है। क्लियर, क्योंकि ये क्या शो करता है, प्लस एम आपका शो करता है, प्लस एम इफेक्ट आपका शो करेगा और बेंजीन रिंग को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। लेकिन साथ के साथ जो एनिलीन है वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अगर हम फ्रेडल क्राफ्ट की तरफ जाएं तो एनिलीन जो है वो AlCl3 के साथ क्या कर लेता है बेटा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है, और इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, बेंजीन रिंग को क्या करता है, डीएक्टिवेट कर देता है, डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग, और इस वजह से आपका एल्काइलेशन या एसाइलेशन प्रोसीड नहीं हो पाता है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, और स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट 2 दोनों यहाँ पे क्या हैं, सही। क्लियर, चलिए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। फर्स्ट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारा है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल फॉर 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन हम बना लेते हैं और फिर ऑप्टिकल आइसोमर की बात करेंगे कि पॉसिबल होंगे भी या नहीं होंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो 2-क्लोरोब्यूटेन हमारा कुछ इस तरीके से बनता है बेटा, जिसमें जो ये वाली साइट है ये क्या है, काइलल सेंटर। ये जो पर्टिकुलर साइट आपको देखने को मिली है ये कैसी है, काइलल सेंटर है आपका। ठीक है, तो ऐसे केस में काइरल सेंटर मिलने पे ये तो कंफर्म हो गया कि ये ऑप्टिकल आइसोमर आपको शो करेगा। आप ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं वो देख लेते हैं। देखो पहला आइसोमर तो आपको जो देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, वेज फॉर्म में। ठीक है, दूसरा आइसोमर जो आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, डैश फॉर्म। तो आपके पास यहाँ कितने हैं, 2 आइसोमर हैं, तो 2 आइसोमर इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। पोटेंशियल फॉर गिवन हाफ सेल एट 298। ठीक है, पोटेंशियल आपको निकालना है, एक हाफ सेल आपको दे रखा है, रिएक्शन आपको दे रखी है, ठीक है, कंसंट्रेशन दे रखी है, और PS2 2 ATM आपको दे रखा है। कुछ वैल्यूज हैं गिवन है जो कैलकुलेशन में आपको आगे चल करके हेल्प करेगी। देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला है पोटेंशियल निकालने की वो क्या है बेटा, E=E0 H + H2 माइनस जो वैल्यू आपको पुट करनी थी वो डायरेक्टली आपको यहाँ दे रखी थी, उसी वैल्यू को हम उठा लेंगे। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो n का वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे 2 log PH2, और नीचे हमको कंसंट्रेशन ऑफ H+। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। वैल्यू को फर्दर हम पुट करेंगे, देखो ये तो हो जाएगा 0, E = 0 - 0.06/2 log, इसका वैल्यू भी आपको गिवन है, दैट इज 2 ATM, और नीचे 1 0.03 multiplied by 0.3 is equal to 0.9 multiplied by 10⁻⁻² वोल्ट। अब 0.9 को हम 1 कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें आंसर यहाँ सब्जेक्टिव में देना है दैट इज 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारे बात करते हैं बेटा।
नंबर ऑफ वाइट कलर्ड सॉल्ट अमंग द फॉलोइंग इज, मतलब आपको पर्टिकुलर वाइट कलर सॉल्ट कितने होंगे ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम कुछ सॉल्ट्स जो यहाँ पे दे रखे हैं उनको कंसिडर करते हैं, कौन सा सॉल्ट कौन से कलर का। देखो SrSO4 जो है वो आपका वाइट कलर का सॉल्ट है। MgNH4PO4 भी आपका वाइट कलर है। BaCrO4 जो है आपका येलो कलर सॉल्ट है। MnOH होल ट्वाइस भी आपका वाइट कलर है। PbCr2O7 ये येलोइश कलर सॉल्ट है, ठीक है। AgBr ये आपका, ये भी येलोइश, ये पेल येलो हम लिख देते हैं, पेल येलोइश कलर आपका सॉल्ट है। AgBr जो है आपका अच्छा PbSO4 नहीं, PbSO4 जो है आपका वो वाइट है बेटा, है ना। ये आपका हो गया येलो, दैट इज येलो। AgBr आपका पेल येलो, AgBr जो रहता है वो रहता है पेल येलो, ठीक है। PbI2 जो है ये भी येलो रहता है। CaC2O4 जो है आपका वो रहता है वाइट। और जो लास्ट आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बचा है ये आपका रहता है ब्राउनिश रेड, ब्राउनिश रेड, ठीक है। अब ऐसे केस में आपके पास टोटल नंबर ऑफ व्हाइट सॉल्ट कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो आपका यहाँ जो आंसर आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये क्या आ जाएगा, 5 आंसर है। 5 वाइट सॉल्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ C14C12 इन अ पीस ऑफ वुड इज 1/8 ऑफ दैट ऑफ एटमोसफियर, ठीक है। वुड का एटमोसफियर से जो रेशियो आपको यहाँ पे गिवन है वो कितना है, तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं। C14 से C12 वुड के लिए, और C14 से C12 आपका एटमॉस्फेयर, ये आपको कितना गिवन है, 1/8 गिवन है। सिंपल है, ठीक है, ये चीज़ हमने गिवन लिख ली। इन हाफ सेल ऑफ C14 इज 5730 ईयर्स, द एज ऑफ द वुड सैंपल इज, ठीक है। तो ऐसे केस में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपकी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला आपको क्या देखने को मिलता है, KT इज इक्वल टू Ln, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे एटमॉस्फेयर के लिए और नीचे डालेंगे बेटा वुड के लिए। क्लियर है। आपको जो गिवन है वो ध्यान से देखिएगा, वुड और एटमॉस्फेयर का गिवन है, तो आपका एटमॉस्फेयर अपॉन वुड का क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 8, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे बेटा इसकी, KT इज इक्वल टू Ln, क्लियर, KT इज इक्वल टू Ln 8। अब एक फॉर्मूला आपके पास है, दैट इज K इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ये फॉर्मूला आप जानते हो, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का ही फॉर्मूला है, जिसमें 0.693 जो है उसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, Ln2 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, Ln2 अपॉन टी हाफ T इज इक्वल टू Ln 8, ठीक है। तो जो T की वैल्यू है आपकी वो आ जाएगी, इससे ये खल्लास 3 इंटू टी हाफ, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 5730, जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट 17,190 ईयर्स, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो कैसे सॉल्व हुई है। जैसे हमने Ln 8 लिया और नीचे हमने लिया Ln 2। Ln 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 3 को हम नीचे इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो फर्दर 3 को नीचे लेने के बाद Ln 2 और इस तरीके से ये दोनों खलास हो गए, आंसर क्या बचा, 3 बचा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने जिनका ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप है। तो पहले हम कंसिडर करते हैं कि ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप होता क्या है, कैसा दिखता है, ठीक है। मान लीजिए कोई सेंट्रल एटम है, इसको हमने A मान लिया, ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल आपका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके, ठीक है। ये शेप आपको क्या देता है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल देता है। अब आपको इन चीज़ों में देख के बताना है कि कौन सी शेप है जो आपकी ट्राइगोनल बायपिरामिडल। देखिए PF5 जो है आपका वो क्या बनाएगा, पहला ही कंपाउंड आपका क्या है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, F और यहाँ पे, तो ये क्या बना रहा है बेटा, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो एक तो आपका कंफर्म हो गया, ठीक है। BR
F5, BrF5 जो है वो बना के देखते हैं। BrF5 जो आपका बनता है वो स्क्वायर पिरामिडल बनता है, मतलब इस तरीके से। और यहाँ पे ऊपर लग रहा होगा F, ठीक है। तो स्क्वायर तो बन ही रहा है, इसके ऊपर ऐसे पिरामिड बना हुआ है। क्लियर। PCl5 ये भी आपका क्या हो गया, ठीक है, इसको हम मार्क कर देते हैं। एक तो PF5 हो गया। इसी तरीके से PCl5 भी आपका क्या बनाएगा, ट्राइगोनल बायपिरामिडल बनाएगा। PTCl4 को एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। PT को हमने रखा सेंटर पे, Cl इस तरीके, स्क्वायर प्लेनर आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर। BF3 आपका ट्राइगोनल प्लेनर बनता है। BF3 जो बनता है वो आपका बनता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर। FeCO5 जो आपका स्ट्रक्चर है यहाँ पे, वो भी कैसा बनेगा, ट्राइगोनल बायपिरामिड बनेगा। देखिएगा FeCO5, ये भी कुछ क्या है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो आपके पास टोटल कितने हो गए बेटा, 3 हो चुके हैं। हमारे पास कितने स्ट्रक्चर हो चुके हैं, कितने मॉलिक्यूल हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं, जिनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा आ रहा है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर आ रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमोंग द फॉलोइंग। देखो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वो ही होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो क्या शो करेगा, -M शो करेगा, क्योंकि +M शो करने वाले सारे क्या हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। तो -M वाले हमको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे। -M का हमारा यहाँ टारगेट है। क्लियर। तो पहला ही ग्रुप आपका क्या है, इसमें -M ग्रुप है। सेकंड ग्रुप की बात करेंगे तो ये कैसा है, +M ग्रुप है, N से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ये भी N से इधर जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा हुआ, +M ग्रुप है इधर। ठीक है। नाइट्राइल ग्रुप, ये जो ग्रुप है CN ग्रुप, ये आपका है -M, और OCH3, ठीक है, एनिजोल जो बनाएगा बेंजीन के साथ वो क्या बनाएगा, +M ग्रुप देगा। ठीक है। तो पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में देखा जाए तो आपके पास कितने हैं बेटा, 2 ग्रुप ऐसे हैं जो -M शो करेंगे, और वो ही 2 ग्रुप क्या होंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया आपके पास, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2, 2 ग्रुप आपके पास है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड A2B इज -2। ठीक है। द नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। देखिए A और B कुछ इस तरीके से कंपाउंड बना होगा A2B, जिसमें जो B की वैलेंसी आई है वो कितनी आई है, -2 आई है। अब अगर आपकी वैलेंसी कितनी है, -2 है, यानी अल्टीमेटली आप पहले कैसा कितना रहे होंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कैसा रहा होगा, मान लीजिए लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका रहा होगा 6, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन और लेके आपने क्या बनाया, ऑक्टेट कंप्लीट किया। क्लियर है। लास्ट आप 6 थे, जब 2 लेता हूं तभी तो 2 गेन करता हूं, तभी तो क्या होता है इसके अंदर -2 चार्ज आता है। ठीक है। तो 2 लेके ही तो मैं कन्वर्ट हुआ हूं किसके अंदर, 8 के अंदर। क्लियर। तो ऐसे केस में यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, तो कितने वैलेंस शेल में कितने होंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन पहले, अभी अगर उसके पास 6 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो ऑक्टेट में कंप्लीट हो गया, यानी 2 उसकी वैलेंसी दे दी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था नहीं, डायरेक्टली 9th क्लास का बच्चा भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर सकता था। ठीक है। चलिए, अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट, नंबर ऑफ ऑक्साइड हैविंग एम्फोटेरिक नेचर। देखो एम्फोटेरिक नेचर क्या है, कि आप एसिड की तरह भी काम करो, साथ के साथ बेस की तरह भी काम करो, आप एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर आप यहाँ पे क्या करोगे, शो करोगे। क्लियर है बेटा। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम एसिडिक ऑक्साइड्स की कुछ बातें कर लेते हैं, जो गिवन ऑक्साइड है उसमें से हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स कौन कौन सी है। एसिडिक ऑक्साइड की अगर मैं बात करूंगा तो पहली हमारे पास जैसे Cl2O7 हमारे पास एसिडिक है, SiO2 हमारे पास एसिडिक है, N2O5 हमारे पास क्या है, एसिडिक है। ये सिर्फ एसिडिक ऑक्साइड्स ही हैं। ठीक है। साथ के साथ कुछ ऐसी ऑक्साइड्स भी हमको गिवन है जैसे जो न्यूट्रल होगी, न्यूट्रल ऑक्साइड भी हमारे पास यहाँ पे है, जैसे CO हो गई, NO हो गई, N2O हो गई, ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। अब वो ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक है, वो ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक हैं,
यानी कि एसिड और बेसिक दोनों नेचर आपको शो करेगी, दोनों नेचर देखने को मिलेंगे। ये तो हमने 10th क्लास में भी पढ़ी हुई है। Al2O3 जो है वो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करती है, एम्फोटेरिक है। साथ के साथ SnO2 होती है, और इसमें गिवन में एक और है हमारे पास, दैट इज PbO2, ये भी क्या है, एम्फोटेरिक है। तो आपके पास PbO2, Al2O3 और SnO2, टोटल 3 आपके पास ऐसी ऑक्साइड है। 3 ही आपका क्या है बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 PbCl2 plus 2 NH4 whole thrice PO4 plus Pb3 PO4 whole twice plus 6 NH4Cl. If 72 millimole of PbCl2 is mixed with 50 millimole of NH3 whole thrice PO4, then amount of Pb3 PO4 whole twice formed. ठीक है, देखिए वैसे भी यूनिटरी मेथड से हो जाएगा, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, सिंपल सा है ना। और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसमें बोल रहा है, नियरेस्ट टेम्परेचर आपको देना है। देखिए सबसे पहले इस रिएक्शन में समझते हैं, इस रिएक्शन को देख के कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कौन ज़्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा। रिएक्शन चाहे आपकी खत्म हुई ना हो, पर वो लिमिटिंग रिएजेंट आपका ऐसा कौन है जिसके खत्म होने से रिएक्शन क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन देख के मिल रहा है कि जो PbCl2 है वो आपका LR बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। PbCl2 ही आपका क्या बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। यानी कितना Pb3PO4 बनेगा, ये सारा किस पे डिपेंड करेगा, PbCl2 पे डिपेंड करेगा। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो आपका कितना बन रहा है बेटा, ये Pb3PO4 कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। ठीक है, तो 1 मोल के लिए हम वैल्यू निकाल लेंगे PbCl2 की। PbCl2 की जो 1 मोल के लिए वैल्यू निकलेगी वही आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। ठीक है, तो मिलीमोल के अंदर ही निकालेंगे ऑफ लेड फॉस्फेट। ठीक है, ये कितना निकलने वाला है, मिलीमोल ऑफ PbCl2 फॉर्म्ड या रिएक्टेड, कितना रिएक्टेड वो पर्टिकुलर किया है, अपॉन 3। अपॉन 3 क्यों करना है, क्योंकि आपका जो कोफिशिएंट है वो 3 है। 3 को 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मोल के लिए आपको निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं ना। 3 के लिए कितना बना 72, तो 1 के लिए कितना बनेगा 72/3, दैट इज 24। दैट्स योर आंसर। ठीक है, 24 इज पर्टिकुलर योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन भी है आज का। K का वैल्यू आपको CH3COH के लिए दे रखा है 1.8 × 10⁻⁻5। Kb का वैल्यू भी आपको गिवन है NH4OH। ठीक है, अच्छा देखिए नोटिस कीजिएगा कि Ka और Kb दोनों क्या है, यहाँ पे इक्वल है, तो क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। pH निकालना है अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन का। देखिए pH निकालने का एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, pKw प्लस pKa माइनस pKb/2। अब जब Ka और Kb इक्वल है तो आपके pKa और pKb भी तो इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, खल्लास हो जाएंगे। तो यहाँ पे pH की वैल्यू जो आएगी अब किस पे डिपेंड करेगी, टोटली pKw पे अपॉन 2। अब pKw जो है वैल्यू, वो वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, pKw की वैल्यू हमेशा 14 होती है। तो 14 आपको वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, डिवाइड बाय 2, 7 इज योर आंसर। खत्म। ठीक है बेटा, चलिए। तो बच्चों आई होप आपको आज के पर्टिकुलर जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट्स के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।